श्री एल.पी. पंत जी, दैनिक भास्कर के बिजनेस हेड श्री आशुतोष मिश्र जी, दैनिक भास्कर के बिजनेस हेड श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी, राजस्थान के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री वारेश तिवारी जी, जयपुर के बिजनेस हेड श्री आशुतोष मिश्रा जी, श्री विजय शर्मा जी, प्रवेश पारिक जी, आरजे कार्तिक जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन पत्रकार बंधुओं, बहनों, छायाकार बंधुओं, अन्य महानुभाव, आज इस समारोह में विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं को और शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। सर्वोत्कृष्ट उनको प्रोत्साहित किया गया है अवार्ड प्रदान करके। मैं शायद पहली बार किसी समाचार पत्र के द्वारा शिक्षकों को, शिक्षण संस्थाओं को सम्मानित किए जाने का यह स्वरूप मैं देख रहा हूं। पहले ऐसा कोई नहीं। 24 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। मैं उन सब लोगों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं। पंत जी ने उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण दिया। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, इसलिए उसमें मैं शांत कैसे रह सकता हूं। उन्होंने 91 की बात कही थी। ये बात सही है कि उसके पूर्व शिक्षण संस्थाओं में नकल का एक भयंकर जाल फैला हुआ था। लगता था कि परीक्षा के अंतर्गत नकल रुक पाएगी कि नहीं रुक पाएगी। हम लोगों ने संकल्प लिया, पूरी सरकार ने, और मैं संगठन का प्रमुख था, इसलिए अपनी तरफ से संगठन को भी संकल्प लिया कि इस बार परीक्षा के दौरान हम नकल नहीं होने देंगे। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि कैसे आप रुक पाएंगे। नहीं रुक सकता। इसके लिए तय किया गया कि उसके लिए अध्यादेश लाएंगे। विरोध के बावजूद ही अध्यादेश लाया गया। और जब परीक्षा प्रारंभ हुई, मुझे, चूंकि मैंने स्वयं किया है, इसलिए कितना कष्ट झेलना पड़ा आप कल्पना नहीं कर सकते। रात भर टेलीफोन पर बैठना पड़ता था, दिन भर टेलीफोन पर बैठना पड़ता था। उस समय मोबाइल नहीं था। जानकारी करनी पड़ती थी कहाँ क्या हो रहा है, कहीं किसी निरपराध विद्यार्थियों के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, जबरदस्ती किसी को परेशान तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अनेक प्रकार की शिकायतें आती थी। लेकिन ये पूरी जानकारी रखना, प्रशासन के प्रमुख को, हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसके लिए सन्नद्ध करना, पुलिस कप्तान को भी उसके लिए उत्प्रेरित करना, ताकि जगह जाकर जो भी इस प्रकार के अपराध कर्म में लिप्त हों उनको ठीक करें। और आप आश्चर्य करेंगे, उस कार्य में पूर्ण सफलता मिली, पूरी सफलता मिली, कहीं गड़बड़ नहीं हो पाया। और उसी का परिणाम वो नकल का जो अभियान चला करता था वो अवरुद्ध हो गया। और जैसा आपने बताया कि हाई स्कूल में 12% परीक्षा फल आए, और पता नहीं उसे 25% आया था, आपने 31% बताया। और उस 31% में हमारे पद लिया गया। ये बहुत आवश्यक है शिक्षण संस्थाओं के लिए और शिक्षकों के लिए भी। एक बार नकल की प्रवृत्ति अगर जागृत होगी तो विद्यार्थी परावलंबी हो जाता है। उसको लगता है कि ठीक है, हमें करवा दिया जाएगा, हमारा कुछ नहीं होगा। ये उसके मन मस्तिष्क में बना रहता है, दूसरे के ऊपर आधारित रहता है, और दूसरे के ऊपर आधारित होकर परीक्षा देता है। संयोग से अगर उसको सुविधा प्राप्त हो गई
तो पास हो गया, नई सुविधा प्राप्त हो गई तो चला गया। अगर ऐसे शिक्षण संस्थाओं में चलेगा तो शिक्षा का स्तर कभी नहीं सुधर सकता है। न शिक्षक सुधर सकते हैं, न विद्यार्थी सुधर सकता है। दोनों के लिए बहुत आवश्यक है कि चाहे भले ही हमारे सामने प्रश्न पत्र में कोई ऐसा प्रश्न आया होगा और उसका उत्तर हमारे सामने विद्यमान है, कि खोल कर रखा हुआ है, तो भी हम उसका नकल नहीं मारेंगे जब तक ये संकल्प नहीं होगा। और अपने द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त है, जो हमने शिक्षा प्राप्त की है, उसी को मैं अपनी कॉपी पर प्रश्नोत्तर के दौरान अंकित करूंगा, लिखूंगा। इस संकल्प के साथ अगर चलता है तब तो उसके अंदर शिक्षा प्राप्त करने की उत्कंठा भी बड़ी तेजी से जागृत होती है और फिर आगे बढ़ता है। और इसी तरीके से शिक्षक का भी, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मैंने देखा, उसे एक बहुत अच्छा किया है कि जहां विद्यार्थी को शिक्षा देने की आवश्यकता है, विषय के बारे में उसको पूरी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है, वहीं शिक्षक को भी आवश्यक है कि अपने विषय में पारंगत तो हो ही, उसके साथ साथ अन्य विषयों में भी उसको अच्छी जानकारी लानी चाहिए ताकि वो अपडेट रह सके और अपने विद्यार्थियों को अपडेट कर सके। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस बार आया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक शिक्षक पूर्ण रूप से जानकारी नहीं रखेगा तब तक विद्यार्थी को जिस तरीके से शिक्षा प्रदान करनी है वह ठीक से नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा समझता हूं कि अभी जितने लोगों को पुरस्कृत किया गया उसमें मैंने देखा कि बड़े ही गंभीर और बड़े ही चेहरे को देखने के बाद मुझे लगा कि कार्य करने में विशेषज्ञ हैं। जो भी इनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है, उस जिम्मेदारी का प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ वो पालन कर रहे हैं और इसी कारण उस प्रकार का शिक्षण संस्थान भी चला रहे हैं और शिक्षक के रूप में कार्य भी कर रहे हैं। और बहुत अच्छा चयन किया है आपके चयनकर्ताओं ने। मैं चयनकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं। योग्य लोग, ऐसे योग्य लोगों की आज बहुत आवश्यकता है। जब तक इस तरीके से शिक्षक तैयार नहीं होंगे तब तक हम विद्यार्थियों के भविष्य को समुचित दिशा में नहीं ले जा सकते, उसको उचित दिशा बोध नहीं करा सकते। और इसलिए इस प्रकार के शिक्षक की सर्वोत्कृष्टता बहुत आवश्यक है। महर्षि अरविंद ने अपने उसमें एक अवसर पर कहा था कि शिक्षक वह माली है जो समाज रूपी नर्सरी की निराई गुड़ाई कर उसे संवारता है। ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने कहा। शिक्षक सामान्य नहीं है, असामान्य है, क्योंकि उसकी सोच वृहद होती है। जो विद्यार्थी है विद्यार्थी ही उसके लिए सब कुछ है। विद्यार्थी का सर्वांगपूर्ण जीवन आगे कैसे विकसित हो हमारे शिक्षा के माध्यम से, यह उसकी सोच बनी रहती है। और जब उस शिक्षक की सोच ऐसी बनती है तब वो अपने आचरण व्यवहार में भी परिवर्तन करता है। शिक्षा तो देता ही है, लेकिन अपने आचरण व्यवहार में परिवर्तन करता है। और वो आचरण व्यवहार का भी असर उस विद्यार्थी पर होता है कि हमारे गुरुजी तो ऐसा कर रहे हैं। गुरुजी शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, मैं बनारस में पढ़ाई लिखाई किया हूं। बनारस में शिक्षकों को गुरुजी कहा जाता था, बनारस यूनिवर्सिटी में भी और भी कॉलेजेस में। तो विद्यार्थी के बारे में हर तरीके से, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े, यह चिंतन और साथ ही साथ एक अच्छा और आदर्श नागरिक के रूप में विकसित हो, यह भी उसके मन मस्तिष्क में रहता है। तो जहां वो विद्यार्थी को पढ़ाता है वहीं अपने आचरण व्यवहार को भी इस स्तर पर रखता है
ताकि उसका अगर विद्यार्थी अनुकरण करता है तो उसके अनुकरण के आधार पर जो उसका संस्कार प्राप्त होता है, उस संस्कारित विद्यार्थी जब कहीं भी जाता है तो लोग स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं ये अमुक विद्यालय का छात्र है, ये अमुक विद्यालय का छात्र है, और उस अमुक विद्यालय में अमुक शिक्षक ने इसको पढ़ाया है जो बहुत अच्छे हैं, बड़े योग्य हैं। उस विद्यार्थी को देखकर विद्यालय और शिक्षक के प्रति लोगों की धारणा बनती है। उसके संस्कारों को देखकर शिक्षण संस्थाओं के प्रति लोगों के मन के अंदर आकर्षण बढ़ता है कि अब पढ़ाई भी अच्छी होती है और संस्कार भी अच्छे होते हैं। पढ़ाई और संस्कार इस शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए शिक्षक को जहां जानकारी अच्छी होनी चाहिए विषयों की, अन्य सारी चीजों की जहां जानकारी होनी चाहिए, वहीं अपने आचरण और व्यवहार की शुद्धता भी विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उस दिशा में वो चल सके। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक समाचार पत्र पाठकों को समाचारों और विचारों से समृद्ध करने के लिए, मैं अब भास्कर पर आ रहा हूं क्योंकि भास्कर ने जो काम किया है, ये जो अभी आपने सम्मान प्रदान किया है, मैं समझता हूं कि अद्भुत है। जिसके भी मस्तिष्क की सोच रही होगी, मैं समझता हूं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, और पूरे भास्कर के जो भी उनको शुभकामना भी देता हूं। समृद्ध करने के अपने दायित्व के साथ सामाजिक भागीदारी निभाते हुए इस तरह की पहल कर रहा है। मेरी दैनिक भास्कर समूह को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि उसकी जड़ों को सींचने का कार्य सदा लोकतंत्र के वृक्ष को हरा भरा रखता है। संविधान हमारे यहां सर्वोपरि है। मैं मानता हूं संवैधानिक सुरक्षता को बनाए रखने में भी जिस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है वह मीडिया की ही है। अभी मैं संविधान का उद्देशिका और मूल कर्तव्य दोनों का पाठ किया है, और उद्देशिका का मैंने वाचन किया और अपेक्षा की कि आप लोग उसको दोहराएं। अगर उद्देशिका को ढंग से पढ़ें, उसके एक एक शब्द का अर्थ निकालें, पूरा संविधान उसके अंतर्गत समाहित होता है, उसका उद्देश्य समाहित होता है। और लगता है कि अगर उद्देशिका के अंतर्गत वर्णित जो शब्द हैं, लिखित शब्द हैं, इन शब्दों को ही अगर आत्मसात करने का लोग प्रयास करें तो समाज सही दिशा में चलेगा और लोकतंत्र सही माने में लोगों की जीवन प्रणाली के रूप में विकसित होकर लोगों के विशेष प्रकार की दिशा प्रदान कर सकता है, अगर उद्देशिका को ही ठीक से लोग जाने तो। और इसलिए हम कहते हैं कि भारत का संविधान हमारे लिए गीता है, हमारे लिए बाइबल भी है, हमारे लिए कुरान भी है, कि वही इतने बड़े लोकतंत्र को चला रहा है। और इसके विपरीत जहां आचरण हुआ वो लोकतंत्र भ्रष्ट हो जाता है, और जब लोकतंत्र भ्रष्ट होता है तो उसमें से तानाशाही पनपती है। वो तानाशाही बड़ी खतरनाक होती है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए समाचार पत्रों का उससे बहुत बड़ा योगदान है। एक समय था जब समाचार पत्र ही मीडिया के संवाहक हुआ करते थे, अब समय बदल गया। प्रिंट मीडिया के साथ 24 घंटे के चैनलों और वेब मीडिया ने खबरों में क्रांति सी कर दी है। पर इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि मीडिया पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करे। कई बार अत्युत्साह में बगैर तथ्यों को, जो पीठ पत्रकारिता होती है उसके बारे में बताना चाहता हूं, कई बार अत्युत्साह में बगैर तथ्यों की जांच पड़ताल के खबरें प्रकाशित प्रसारित कर दी जाती है। कभी मैं भी शिकार हुआ हूं उसका और यहां भी आने के बाद एक बार हो ही गया बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा, बिना उस पर चर्चा करना ठीक है। मैं समझता हूं कि अब पत्रकारिता की स्वतः परंपरा के विरुद्ध है। एक बार किसी स्तर पर गलत तथ्य प्रस्तुत हो जाते हैं, भले ही बाद में उसका खंडन भी मीडिया करे तो उसकी भरपाई नहीं हो पाती। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति की मर्यादा को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है, इसलिए मर्यादा और व्यक्ति की साख को देखते हुए इससे सदा बचना चाहिए। खबर जल्दी देने की होड़ ठीक है, परंतु इस होड़ में
पत्रकारिता के मूल्य तिरोहित न हो, इस पर भी मीडिया को सजग रहने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं मीडिया निष्पक्षता, निर्भीकता, वस्तुनिष्ठता और सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों से खुद को सदा बांध रखे। इसी से आमजन में इस क्षेत्र का विश्वास सदा बना रह सकता है। भारतीय पत्रकारिता के विश्व पितामह विश्व प्रभाकर ये वाराणसी में रहे। वाराणसी में आज समाचार पत्र है, उसको प्रारंभ किया था प्रभाकर जी ने। कहा करते थे, सच्चे भारतीय पत्रकार के लिए पत्रकारिता केवल कला या जीविकोपार्जन का साधन मात्र नहीं होना चाहिए, उसके लिए वह कर्तव्य साधन की पुनीत वृत्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि अपने राष्ट्र में जन जागृति का आवश्यक और अनिवार्य कार्य करना भारतीय पत्रकार का उत्तरदायित्व है। उनके इस कथन के आलोक में ही मैं कहना चाहता हूं कि पत्रकार बनने से पूर्व हमें समझ लेना चाहिए कि यह मार्ग त्याग और तपस्या का है। बड़ा बीहड़ मार्ग है, चलने में कितनी कठिनाइयां होती हैं ये आप सब लोगों को अनुभव है। राजनीति और पत्रकारिता दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, बहुत एक दूसरे पर आधारित रहता है। क्योंकि मैं राजनीति रहा हूं, अब नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, राज्यपाल के नाते किसी पार्टी का सदस्य नहीं, किसी संस्था का सदस्य नहीं, लेकिन राजनीति के अनुभव के कारण मैं कह सकता हूं बड़ा ही पत्रकारिता अगर करना है और ईमानदारी के साथ करना है तो बड़ा कठिन कार्य है, बड़ा कष्टप्रद कार्य है, परिश्रम से युक्त इस प्रकार का कार्य है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र समूह ने पत्रकारिता के क्षेत्र में देश के सबसे बड़े अखबार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुझे बताया गया है कि आज यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अखबार और देश का सबसे बड़ा समाचार पत्र समूह है। देश के 12 राज्यों में इसके 64 संस्करण हैं और 3 भाषाओं में यह प्रकाशित हो रहा है। यह गौरवपूर्ण है। दैनिक भास्कर के इतिहास और संघर्ष से मैं परिचित हूं। कुछ दिन पहले ही भारतीय प्रधान की लिखी रमेश चंद्र अग्रवाल दैनिक भास्कर के शिल्पकार की गाथा पुस्तक है। पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा पत्रकारिता से जुड़े जीवन मूल्यों की यह अनूठी गाथा है। उसी से मुझे पता चला स्वर्गीय द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी 1950 के दशक में भोपाल आए थे और आरंभ में किराए के मकान में रहते थे। पहले 4 वर्षों तक उन्होंने प्रकाश नाम से 4 पृष्ठों के अखबार का संपादन और प्रकाशन किया। बाद में उन्होंने प्रकाश का नाम बदलकर भास्कर कर दिया, भास्कर यानी सूर्य। मैं चाहता हूं कि सूर्य की भांति चमकता आपका ये समाचार पत्र देश और समाज को निरंतर आलोकित करे और स्वस्थ पत्रकारिता के मानक मूल्यों को स्थापित करने में अभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर निभाता रहे, मेरी स्वस्थ कामना है। इस अवसर पर मैं पुनः एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित हो रहे राजस्थान के अलग अलग शहरों के शिक्षकों, स्कूल, कोचिंग संस्थान और विशेष पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कोचिंग संस्थानों के शिक्षाविदों को बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि अवार्ड शिक्षण संस्थाओं या शिक्षाविदों और छात्रों के जीवन में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी लोगों का मनोबल बढ़ाएगा। आपने इस अवसर पर मुझे यहां बुलाया, मेरे विचार रखने के लिए आपने अवसर प्रदान किया। मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूं और आप सब लोगों ने मेरी बातों को बड़ी गंभीरता और तल्लीनता से सुनी, इसके लिए भी मैं आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।